नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ये मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, जब आप लोग लिखते हैं तो आपका उत्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं आज। तो ये कल का क्वेश्चन था, धर्म का महत्व और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता। अगर यही आंसर मैं एग्ज़ाम सेंटर में मान लीजिए बैठ कर लिखता होता तो कैसे लिखता। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो लोग प्रस्तावना और ये निष्कर्ष वगैरह डालते हैं इसको नहीं लिखना है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे इसमें कोई भी प्रश्न आता है तो उसके सामने लिखा रहता है 125 क्वेश्चन, 125 वर्ड्स या 200 वर्ड्स का ये होगा। 125 वर्ड्स में 2 पेज रहते हैं और 200 वर्ड्स 3 पेज रहते हैं। ठीक है, इनको आपको फिल करना होता है। तो धर्म का महत्व और उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता, इसको आप हिंदी से भी लिख सकते हैं और संस्कृत से भी, दोनों प्रकार की छूट रहती है। ठीक है, हिंदी अथवा संस्कृत से। तो धर्म का महत्व और प्रासंगिकता में सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो किससे तैयार कर सकते हैं, किससे स्टार्ट कर सकते हैं? तो इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं किसी श्लोक से या किसी कोटेशन से, जैसे धारणा धर्म इत्याहु धर्म उधारते प्रजा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ से इसको लिखते हैं उसका इसी में आगे जो है संदर्भ भी दे देना पड़ता है कि ये इसमें मतलब इस किताब में, गीता में या वेद में ऐसा कहा गया है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए मैंने लिखा है कि धर्म मानव जीवन का आधार स्तंभ है, वह केवल पूजा पाठ या केवल कर्मकांड नहीं है, अपितु जीवन व्यवस्था है, आचार संहिता और नैतिक मूल्य होते हैं। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके भी 2 से 3 लाइन का रहना चाहिए। फिर ये वाली हेडिंग को उठा करके यहाँ पर लिख देना है जब स्टार्ट करना है, धर्म का महत्व और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता। फिर उसका महत्व सबसे पहले लिखना है। धर्म का महत्व क्या होता है, मतलब धर्म का जब महत्व हम लिखते हैं तो धर्म लोगों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, धर्म एक सदाचार का काम करता है। धर्म मतलब एथिक्स और धर्म में काफ़ी समानताएं हैं। धर्म ही लोगों को सन्मार्ग पर ले जाता है। ये सब करके लिख देंगे। फिर जब लिखेंगे वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है कि नहीं है, तो इसके लिए इसके 2 पक्ष हो जाएंगे, एक पक्ष हो जाएगा, एक भी पक्ष हो जाएगा। पक्ष में हम लोग लिखेंगे कि हाँ भी इसकी प्रासंगिकता बची हुई है, क्योंकि यदि लोग अगर अधार्मिक हो गए, यदि सभी लोग नास्तिक हो गए, तो फिर समाज के मूल्यों को हो सकता है कोई ना माने। और इसके विपक्ष में लिखेंगे कि नहीं, अब तो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, तो वैश्वीकरण के दौर में अब इसकी उतनी प्रासंगिकता नहीं रह गई, क्योंकि अब एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि तटस्थ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आप मतलब नास्तिक रह करके भी या लेफ़्ट ज्वाइन करके भी, लेफ़्ट का मार्ग ज्वाइन करने का मतलब है लेफ़्ट का मार्ग अपना करके भी अपना काम चला रहे हैं, जैसे रूस इत्यादि में काफ़ी प्रचलित था। ठीक है, तो ये है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, महत्व और प्रासंगिकता में नैतिक मार्गदर्शन करता है, आंतरिक सुख शांति का स्रोत है, सामाजिक सद्भाव का आधार है, पर्यावरण, हाँ ये अच्छा पॉइंट देखिए मैंने लिखा था, इन्वायरमेंट से इसको जोड़ दिया गया। ये संस्कृत का संरक्षण करता है, ये तो ठीक है। व्यक्तित्व का विकास, ये भी अच्छा पॉइंट है। विश्व शांति का मार्ग है। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा है कोटेशन गीता का किस प्रकार से ये करता है। ठीक है, ये नैतिक मार्ग में सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, तभी धर्म का आचरण हो पाएगा। ऐसे करके आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसमें ये जो निष्कर्ष लोग लिखते हैं इसको भी नहीं लिखना है, इसलिए मैं लिखा हूँ कि ताकि आप लोगों को बता सकूँ आज कि ये सब नहीं लिखना है। निष्कर्ष लिखना चाहिए वैसे प्रत्येक आंसर में। देखिए सेकंड आंसर जो आपको ये दिया गया था, सेकंड क्वेश्चन, कि ब्रह्मचर्य आश्रम की उपयोगिता समय के साथ कम हुई है, उत्तरों को 2 शब्दों में। तो यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, हालांकि उसमें मुझे याद नहीं आ रहा था कोटेशन, इसलिए मैंने लिखा हूँ, लेकिन मनुस्मृति वगैरह में इसके कोटेशन मिल जाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा छांट करके। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बताया गया है कि विद्या अध्ययन का केंद्र है। सबसे पहले देखिए इसमें जो लिखना है ना, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में थोड़ा सा लिख दिए इंट्रोडक्शन में कि ये क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है।
उसके बारे में इसकी उपयोगिता समय के साथ कम हुई है कि नहीं, इसको सीधे यहाँ लिख देना है यहाँ पर, और सीधा नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम की उपयोगिता क्यों है, ठीक है। पहले तो ये पढ़ाई लिखाई का मेन होता है ब्रह्मचर्य। फिर चरित्र निर्माण होता है इससे, जैसे आजकल लोगों को कॉलेजों में एनसीसी और एनएसएस वगैरह दे देते हैं चरित्र निर्माण के लिए। तो ब्रह्मचर्य भी प्राचीन काल में चरित्र निर्माण की सीढ़ी हुआ करता था। शक्ति का संचय है, लोग इससे क्या होते हैं, बलशाली बनते हैं, तभी आगे काम करके अच्छा से काम कर पाएंगे, जिसे आजकल कहा जाता है जन्नांकी लाभांश, ठीक है। जन्नांकी लाभांश से यही मतलब है कि यदि आप ब्रह्मचर्य करते हैं तो ब्रह्मचर्य से आपके शरीर में बल इकट्ठा होता है और उससे आप जो है देश के विकास में योगदान कर पाते हैं। फिर है अगला पॉइंट, लक्ष्य की एकाग्रता बनी रहती है। अगर हमको कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन हमें सहयोग करता है सभी क्षेत्रों में सफलता। फिर देखिए ये वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्यों बनी हुई है, क्योंकि वर्तमान में तनाव, ठीक, एंजाइटी आदि समस्या हो रही है और ब्रह्मचर्य जो है इसमें सहायता करता है। हालांकि ये इसको थोड़ा सा और मुझे एलोबरेट करना चाहिए था उस समय, इसमें और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, जिससे वर्तमान समय इसके रूप भी बदल गए हैं। अब बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं या कोई विदेश चला गया पढ़ने के लिए, तो इसकी उतनी आवश्यकता वहाँ पर नहीं पड़ पाती, क्योंकि विदेश के जो मूल्य हैं वो इंडियन मूल्य से, भारतीय मूल्य से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो ये भी लिख सकते हैं पॉइंट। फिर ये निष्कर्ष लिखा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम प्राचीन काल में ही नहीं अपितु वर्तमान में भी शाश्वत मूल्य है, ठीक है। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है। तो ऐसी प्रासंगिकता को मतलब संबद्ध करके दिखा करके इसको समाप्त कर सकते हैं लास्ट में। फिर ये क्वेश्चन 1857 की क्रांति किस हद तक सफल हुई। सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिचय 2 से 3 लाइन में जैसा कि दिया गया है। फिर सीधे इसको उठा करके यहाँ बीच में लिखना है। फिर यहाँ से बॉडी पार्ट स्टार्ट कर देना है कि किस कारण, मतलब किस हद तक सफल हुई। तो अब इसमें 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक तो सफलता, फिर एक तो असफलता। हालांकि शायद मैंने इसको जब तैयार किया हूँ तब इसमें दोनों पॉइंट नहीं लिखा हूँ, अभी याद आ रहा है। तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, सफलता किस हद तक हुई, फिर असफलता किस हद तक हुई। सफलता को थोड़ा सा ज़्यादा बता देना है और असफलता को 2 से 3 पॉइंट्स में बता देना है। जो आपको ज़्यादा लिखना हो उसको 6 से 7 पॉइंट्स बता सकते हैं, और जो थोड़ा सा दिखाना हो कि नहीं नहीं इसमें कुछ कमियां भी रही हैं तो उसको 2-3 पॉइंट में कर देना, ठीक है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर कुछ परीक्षा में समथिंग पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसके जो पॉइंट्स लिखा हूँ, सैन्य कारणों से हार हुई, राष्ट्रव्यापी एकता का अभाव था, उस समय सब लोग बंटे हुए थे, नेतृत्व का भी अभाव था, प्रशासनिक परिवर्तन से सफलता हुई है, सैन्य नीतियों में अंग्रेजों ने बदलाव कर दिया, राज्यों के प्रति जो नीति थी उसको चेंज कर दिया, राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, क्योंकि सब लोग एक साथ, हिंदू और मुस्लिम भी मिल करके एक साथ क्रांति में, इसलिए राष्ट्रवाद जिसे आजकल देशभक्ति कहते हैं उसका उदय हुआ। सांप्रदायिक सद्भाव का ये उदाहरण ये बता ही दिया कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आए थे, और भविष्य की इन्होंने नींव रखा कि अगर अंग्रेज़ों को भगाना है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा, लेकिन उसको बाद में फॉलो नहीं किया गया। अब इसमें देखिए ये निष्कर्ष का अभाव हो गया, इसलिए मेरे नंबर यहाँ पर कट जाएंगे, ठीक है। तो निष्कर्ष लिखना है, लेकिन निष्कर्ष शब्द नहीं लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर ये आपको शैली अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिए। और अगर आप लोग इसमें रुचि दिखाएंगे तो मैं डेली एक ऐसा ही वीडियो तैयार करके आप लोगों को डेली अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उससे आप लोगों की हैबिट जो है धीरे धीरे सुधार हो जाएगा और आप एक अच्छा उत्तर लिखने लगेंगे, जो आपकी कमियां हैं, क्योंकि उत्तर अच्छा लिखने का एक साफ कारण है कि आप अपनी कमियों पर काम कीजिए
और मुझे टेलीग्राम पर उत्तर लिखकर अपना भेजिए। मैं आपको डेली जो है चेक करके वहाँ भी आपको देता जाऊँगा फीडबैक, और यहाँ तो दे ही रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।